उसका नाम है एवोल्यूशन। तो अगर अपन बात करते हैं एवोल्यूशन की, इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है खुद के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? खुद के बारे में, कि ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ। ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ। ये जो चैप्टर है आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। मेरी क्लास में अगर आप बैठे हुए हो और आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसका एक ही रीजन है कि आपने ध्यान से नहीं सुना है, और कोई भी रीजन नहीं है। ठीक है, तो जो इस चैप्टर है इसमें हमें खुद के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में। लेकिन हमें खुद के बारे में पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे रहते हैं। बताइए कहाँ पे रहते हैं? अर्थ पर रहते हैं। क्या हम लिविंग है कि नॉन लिविंग है? हम लाइफ है कि नहीं है? तो ये जो लाइफ है वो कहाँ पे है? अर्थ पर। अर्थ जो है वो कहाँ पर है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किसमें है? मिल्की वे गैलेक्सी में। मिल्की वे गैलेक्सी किसमें है? यूनिवर्स। तो हमें सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है। क्या पता लगाना पड़ेगा? यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है। उसके बाद में हम पता लगाएंगे इस यूनिवर्स पर अर्थ कैसे बनी है। यूनिवर्स पर अर्थ कैसे बनी है, और उसके बाद में हम पता लगाएंगे इस अर्थ पर लाइफ कैसे आई है। और आपको पता होगा जब लाइफ आती है तो सबसे पहले नॉन लिविंग आती है, उसके बाद में लिविंग आती है। लिविंग में भी सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आएंगे, उसके बाद में यूकैरियोट्स आएंगे, और हम किस में आते हैं? यूकैरियोट्स में आते हैं। यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर। तो हमें खुद का इवोल्यूशन पढ़ने से पहले क्या पता करना पड़ेगा कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बाद में हम पता करेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ है। ओरिजिन ऑफ अर्थ के बाद में हम पता करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई है। ओरिजिन ऑफ लाइफ के बाद में हम पता लगेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के बाद में हम क्या पता लगाएंगे कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इवोल्यूशन होता क्या है। इवोल्यूशन इज ए चेंज। टाइम के साथ में जो भी चेंजेस हो जाते हैं उन्हीं को क्या बोल दिया जाता है? इवोल्यूशन बोल दिया जाता है। इवोल्यूशन पढ़ने से पहले कोई भी नोट नहीं करेगा, सभी पहले क्या करेंगे? समझेंगे। सबसे पहले इसमें जो डेफिनेशन आती है वो आती है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। किसकी आती है? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। जब आप एनसीईआरटी का ये जो चैप्टर है इसको खोलेंगे तो सबसे पहले आपको जो दिखाई देगा वो होता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी जो बायोलॉजी होता है इवोल्यूशनरी जो बायोलॉजी होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको क्लास का टाइम पता है ना? ठीक है। अच्छा, कभी आपने तो नाम सुना है फ्लोरा एंड फोना? जो फ्लोरा होता है वो क्या होते हैं? प्लांट्स, और फोना एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं किसकी? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है? टाइम के साथ में चेंजेस। स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ इज नोन एज हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ इज नोन एज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइफ। क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइफ। इवोल्यूशन क्या होता है? किसी भी चीज की हिस्ट्री और उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं। तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ इज नोन एज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इसी की दूसरी डेफिनेशन भी होती है।
अभी भी टाइम है, सुधर सकते हो। दूसरी जो डेफिनेशन है, चेंजेस इन फ्लोरा एंड फोना that have been occurred over on earth। तो देखो ये किस किस में चेंजेस हुए हैं, फ्लोरा एंड फोना में जो भी चेंजेस हुए हैं, कब से, मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो भी चेंजेस होते आ रहे हैं उन्हीं को क्या बोल दिया जाता है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। क्या बोलेंगे उसी को। अब बात करते हैं हम व्हाट इज इवोल्यूशन। कभी आपने ये नाम सुना है, सन, इंट्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन। तो ये सन का मतलब क्या होता है, सन का मतलब होता है प्रोसेस या फिर फिनोमेना। क्या होता है, प्रोसेस या फिर फिनोमेना। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग समथिंग इज नोन एज इंट्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ रेस्पायर समथिंग इज नोन एज रेस्पिरेशन। प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, reproducing something is known as reproduction and process of changing something is known as evolution। यहाँ पे भी आ जाता है सन का मतलब क्या हो जाता है, प्रोसेस या फिर फिनोमेना। तो इवोल्यूशन क्या हो जाता है, चेंजेस फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन। एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जो भी चेंजेस होते हैं उन्हीं को बोल दिया जाता है। जैसे कि, कैसे कि, जैसे कि अगर कोई एक बिल्डिंग है, कौन है, कोई एक बिल्डिंग है, वो अभी नॉर्मली है, उसमें बहुत सारे फ्लोर बने हुए हैं। अगर मैंने वहां पे ब्लास्ट करवा दिया तो बताओ वो जो बिल्डिंग है वो ऐसी कैसी रहेगी, क्या वो चेंज हो जाएगी ना। इसका मतलब उस बिल्डिंग का क्या हो चुका है, इवोल्यूशन हो चुका है। पहले उसकी कंडीशन अलग थी, अब वो दूसरी कंडीशन में जा चुका है। क्लियर है भाई, क्या हो गया है, ये चेंज हो गया है। किस कंडीशन से, एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में। इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, नोट नहीं करना है। हेलो, आवाज आ रही है क्या, सुन रहा है ना तू, बोल रहा हूं। चेंजेस फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन, या फिर इसी की दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, टू अनफोल्ड, अनरोल और टू रिवील हिडन पोटेंशियल्स। अनफोल्ड, अनरोल और टू रिवील हिडन पोटेंशियल। देखो आपको पता होगा, जैसे कि अपन कोई भी एक पेपर ले लिया, क्या आपके पास में कोई एक पेपर है जो रफ पेज का, दीजिए मेरे को। हाँ, एक पेपर दे दो। ये पेपर है, इसको मैंने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। पहले ये ऐसा था, ठीक है, इसकी कंडीशन कैसी थी, एकदम ऐसी थी। अब मैंने इसको क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। अब मैंने इसको वापस क्या कर दिया, अनफोल्ड कर दिया। क्या ये एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चला गया? पहले ऐसा था, अब मैंने इसको फोल्ड कर दिया या फिर रोल कर दिया। अब इसको मैंने अनफोल्ड कर दिया, अनरोल कर दिया, और इस पेपर के अंदर क्या था, कुछ पोटेंशियल था। क्या था? जो हमें दिख रहा था कि पहले नहीं दिख रहा था। जैसे लेकिन मैंने इसमें कोई भी चेंज किया तो वो हमें दिखने लगा कि इसके अंदर क्या होता है, पोटेंशियल होता है, और इसी को क्या बोल दिया जाता है, एवोल्यूशन बोल दिया जाता है। टू अनफोल्ड, अनरोल और टू रिवील हिडन पोटेंशियल्स। बांध के चली है, कोई एक रूम है, उसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें आग लग जाए, बच्चे निकल नहीं पाए, क्या वो बच्चे ऐसे कैसे रहेंगे? क्या नहीं रहेंगे, कुछ और बन जाएगा।
क्यों, क्या हो गया है वो देखो, इसका मतलब उस रूम के अंदर क्या था, पोटेंशियल था कि कुछ नया करने, हो गया है ना नया, यही तो क्या है, एवोल्यूशन है, यही तो क्या होता है। नहीं बच्चे क्या बड़े भी हो सकते हैं, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, घबराना नहीं है ना, पर्सनल तो होना ही नहीं है बिल्कुल ही। तो ये बातें आपको समझ में आई क्या, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। अपन जिस भी बात करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, अर्थ पर करेंगे, क्योंकि हम कहाँ पे रह रहे हैं, और अर्थ कहाँ पर है, सोलर सिस्टम कहाँ पे है, गैलेक्सीज कहाँ पर हैं, हमें पढ़ना किसके बारे में है, पहले यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है, यूनिवर्स कैसे बना है, उसका पहले पता लगाएंगे, उसके बाद में हम पता लगाएंगे उस यूनिवर्स पर अर्थ का फॉर्मेशन कैसा हुआ है, उसके बाद में हम पता लगाएंगे उस अर्थ पर लाइफ कैसे आई है, उस लाइफ के बाद में हम पता लगाएंगे उस पर नॉन लिविंग कैसे आए, नॉन लिविंग से फिर लिविंग कैसे आए, लिविंग में भी पहले प्रोकैरियोट कैसे आए, फिर यूकैरियोट कैसे आए, यूनिसेलुलर कैसे आया, मल्टी सेलुलर कैसे आया, इन सब के बारे में पता लगाने के बाद में हम एंडिंग में पहुंच जाएंगे कहां पर, ह्यूमन इवोल्यूशन पर। इसलिए आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ह्यूमन इवोल्यूशन सबसे लास्ट में दिया हुआ है, भरोसा नहीं है तो पेज पढ़ के देख सकते हैं। कुछ लोगों को मेरे को लग रहा नहीं है ना, एनसीईआरटी ना, एनसीईआरटी में जो भी लिखा हुआ है एक एक लाइन मेरी जबान से निकलेगी, भरोसा रखिए ना। ओके सर, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी आपको समझ में आया, इवोल्यूशन आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, किसकी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो देखो अगर हमें पता लग गया किसका, ओरिजिन ऑफ लाइफ, origin of earth and origin of universe, origin of life का अगर हमें पता लग जाएगा तो हमें ये भी पता लग जाएगा ना, साथ के साथ ही बातें नहीं करनी है दोस्तों, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ and life forms और biodiversity on it। तो देखो अगर हमें ये पता लग गया कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ है तो हमें पता लग जाएगा ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ है, तो हमें पता लग जाएगा ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई है, तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, और उस अर्थ पर जो लाइफ फॉर्म्स है या फिर जो भी बायोडाइवर्सिटी आज अपन देख रहे हैं वो कैसे बनी है, वो कैसे बनी है, वो कैसे बनी है, उसमें चेंज वन कंडीशन से दूसरी कंडीशन में कैसे आए, यही तो हमें पता करना है। क्या आप पता करना चाहते हो? सब बताएंगे ना, इतनी क्लियर है बात, उसको नोट करो पहले। साइलेंट, तो देखो अभी तक हमने पता कर लिया है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है, एवोल्यूशन क्या होता है, और हमें किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है। तो वही अपन स्टार्ट करेंगे कहां से, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो देखो इस चैप्टर में अपन जो भी बातें करेंगे ना उनमें मैं एक वर्ड यूज करूंगा कि ऐसा हुआ होगा, बिकॉज हम ये पास्ट की बातें कर रहे हैं, आज की बातें नहीं है, आज से आने वाले कल की भी बातें नहीं है, ये जो हो चुका है वो बातें हैं। तो मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा कि ऐसा हुआ होगा, किसी ने बोला होगा, ठीक है, उन्होंने बोल दिया है तो मैं भी बोल दूंगा, तुम्हें बस पढ़ना है, समझाने की गारंटी मेरी है, समझने की गारंटी तुम्हारी होनी चाहिए, तुम्हें बस क्या लगाना है, ध्यान लगाना है। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को समझाने के लिए हमारे पास में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे,
जॉर्ज लेमेटियर, नाम याद नहीं रखना है, मेरे को आता है इसलिए बता रहा हूँ। क्या है साइंटिस्ट का नाम? जॉर्ज लेमेटियर। और ये है बात है उस समय की, किस समय की? 20 बिलियन ईयर्स अगो। कब की है? 20 बिलियन ईयर्स अगो। एक थ्योरी का नाम दिया था बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी। जॉर्ज लेमेटियर के अनुसार, किसके अनुसार? जॉर्ज लेमेटियर के अनुसार उन्होंने बताया कि वहां पर एक कोई डेंस एंटिटी रही होगी। क्या रही होगी? डेंस एंटिटी रही होगी। वो क्या थी हमें नहीं पता है, एक रही होगी। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। किसका पास्ट? यूनिवर्स का पास्ट। तो कोई एक डेंस एंटिटी रही होगी, उसमें फिर क्या हुआ होगा? एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। क्या हुआ होगा? उसमें ब्लास्ट हुआ होगा, बिग बैंग। क्या हुआ होगा? उसमें एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ होगा और उसके एक्सप्लोजन की वजह से डिफरेंट जगह पर वो चलता गया। अब बताओ, जब थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा कि बहुत कम होगा? बहुत ज्यादा होगा। मान के चलिए, क्या करके चलना है आपको? मान के चलना है कि कोई एक ये डेंस एंटिटी थी। क्या है ये? डेंस एंटिटी थी। और इसमें जो ब्लास्ट हुआ था थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, वो उसके लिए जो आपकी एनसीईआरटी बुक है वो क्या बोलती है कि ये जो ब्लास्ट हुआ था ना, ये अनइमेजिनेबल इन दी फिजिकल टर्म्स। इसको आप, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अब आप बोलोगे सर सोचने में तो क्या जाता है, पर नहीं सोच पाओगे क्योंकि आपकी ये सोच से भी बहुत परे है। तो ये जो ब्लास्ट हुआ था वो कैसा था? अनइमेजिनेबल इन दी फिजिकल टर्म्स था। अब धीरे धीरे, कैसे? धीरे धीरे, हौले हौले, लाखों करोड़ों सालों के बाद में ये टेम्परेचर क्या होने लगा होगा? डाउन होने लगा होगा। टेम्परेचर डाउन होने लगा होगा। और वहां पर उस टाइम पे ये जो यूनिवर्स था, अब एक बात बताओ, पहले जो ये सिंगल ही था ना, जब इसमें ब्लास्ट होगा तो ये दूर दूर जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो हम इसको बोल देते हैं कि धीरे धीरे, कैसे? धीरे धीरे क्या हो रहा होगा? यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? एक्सपैंड हो रहा। अब ये दूर दूर जाएगा। कहां कहां जाएगा? दूर दूर जाएगा। धीरे धीरे टेम्परेचर भी कम होने लगेगा। तो इसमें जो कुछ गैसें थी, कौन सी? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस प्रेजेंट थी। ये धीरे धीरे अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बताओ, ग्रेविटेशन की फोर्स की वजह से कोई भी चीज नीचे आती है कि ऊपर जाती है? नीचे आएगी। तो ये जो गैस है धीरे धीरे, कैसे? धीरे धीरे नीचे आने लगी और क्या बना लिया? कंडेंस फॉर्म हो गई है इनकी। क्या हो गया? ये कंडेंस हो गई है। हाँ, ग्रेविटी का डिस्कवरी उधर हो चुकी थी पहले। कंडेंसेशन ऑफ गैस। और धीरे धीरे, कैसे कैसे? धीरे धीरे गैस के कंडेंस होते गए। और यहाँ पे क्या है, जैसे ये यूनिवर्स हुआ था ना एक्सपेंड, तो इसमें क्या था? क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सी। क्या थे? क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। और गैलेक्सीज में पाए जाते हैं स्टार्स प्लस क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस। तो ये जो क्लस्टर होता है, क्लस्टर बोले तो ग्रुप ऑफ गैलेक्सी इज यूनिवर्स। यूनिवर्स में हाइड्रोजन हीलियम गैस प्रेजेंट थी। धीरे धीरे, हौले हौले ये जो गैस है वो नीचे आने लगी और क्या होने लगी? कंडेंस होने लगी। और इन्होंने बना लिए क्या? मैनी फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। क्या बना लिया भाई? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। मान के चलो, क्या करके चलो? मान के चलो ये भी डिस्क बना ली। और इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को पता है क्या बोला जाता है? बता दूं क्या? ये है नेबुला। क्या है? नेबुला। तो एक नेबुला बनेगा कि बहुत सारे नेबुला बनेंगे? बहुत सारे। तो देखो ये भी नेबुला, 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 नेबुला। नेबुला नहीं है, नेबुला। अब हुआ क्या? इन बहुत सारे नेबुला में से एक नेबुला ऐसा था, ध्यान से सुनिए, बहुत सारे नेबुला में से एक नेबुला ऐसा था जिसका सेंटर पार्ट वेरी वेरी हॉट था। इन नेबुला में से एक नेबुला ऐसा था जिसका सेंटर पार्ट वेरी वेरी हॉट था। और जब इसके बारे में पता किया कि ये तो
सन है। और इसी नेबुला को बोल दिया गया सोलर नेबुला। और जिस सिस्टम में ये सोलर नेबुला पाया जाता है उस सिस्टम का नाम क्या है? सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम के बाद में अगर हम बात करते हैं तो इसी सोलर सिस्टम में माना जाता है कि क्या बनी होगी? अर्थ बनी होगी। क्या बनी होगी? अर्थ बनी होगी। हाँ, तो ये जो सोलर सिस्टम बना है, देखो वापिस से एक बार देखते हैं। डेंस एंटिटी थी, उसमें थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ। यूनिवर्स में जो बने थे वो इसके जो ब्लास्ट होने के बाद में जो पार्ट बने थे उनको क्या बोल दिया? क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। गैलेक्सीज में क्या होते हैं? स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस। धीरे धीरे होले होले हाइड्रोजन और हीलियम गैस प्रेजेंट थी उसमें, और ये क्या होने लग गई? कंडेंस होने लग गई। और इन्होंने क्या बना लिया? सबने मिलकर के फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना दी। इन्हीं फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है नेबुला। तो बहुत सारे नेबुला बना दिए। फिर पता करा तो पाया गया कि एक नेबुला का सेंटर पार्ट वेरी वेरी हॉट था। और जब पता किया कि ये हॉटनेस किसकी वजह से आई है तो फिर पता लगा तो सन की वजह से आई है। फिर इस तरह के नेबुला को बोल दिया गया सोलर नेबुला। और जो सोलर नेबुला जिस सिस्टम में पाया जाता है उसको बोल दिया जाता है सोलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सोलर सिस्टम। और इसी सोलर सिस्टम में एक गैलेक्सी पाई जाती है। इन दी गैलेक्सी, है ना? कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको आपने सुना होगा आकाश गंगा भी बोला जाता है। ये महाभारत रामायण वगैरह में आता है ना, शुरू में वो इंट्रोडक्शन देते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। और इसी मिल्की वे गैलेक्सी में माना जाता है कि अर्थ का फॉर्मेशन हुआ होगा। अर्थ का ओरिजिन हुआ होगा। तो यूनिवर्स का ओरिजिन कब माना जाता है? 20 बिलियन ईयर्स अगो, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग क्या था? एक डेंस एंटिटी थी। इस डेंस एंटिटी में क्या हुआ? थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। क्या हुआ? थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। और ये कैसा था? अनइमेजिनेबल इन दी फिजिकल टर्म्स। कैसा था भाई? जिसको आप इमेजिन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। और इसी को बोला जाता है बिग बैंग थ्योरी। और कब? 20 बिलियन ईयर्स अगो। और अर्थ का ओरिजिन कब हुआ? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स किस थ्योरी के अकॉर्डिंग माना जाता है? बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग। ओरिजिन ऑफ अर्थ किस थ्योरी के अकॉर्डिंग माना जाता है? बिग बैंग थ्योरी। हमारी जो अर्थ है वो कौन सी गैलेक्सी में है? कौन से सोलर सिस्टम में है? कौन से नेबुला में है? सोलर नेबुला। नेबुला होते क्या है? फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब देखो हुआ क्या, ये तो बन गया अपने अर्थ के बता दिया, लेकिन हुआ था क्या है कि जब ये इसमें ब्लास्ट हुआ ना तो इसके जो पार्टिकल्स है या फिर इसके जो भी पार्ट थे वो अलग अलग डायरेक्शन में गए होंगे और धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होने लगा होगा? डाउन होने लगा। पहले के टाइम पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं था। जब ये प्रोसेस हो रहा था तो एटमॉस्फेयर वाज एब्सेंट। ठीक है, अब पहले की जो कंडीशन थी बताइए, टेम्परेचर हाई होगा कि लो होगा? वेरी हाई टेम्परेचर होगा। वोल्केनिक स्टॉर्म थे। ठीक है, लाइटनिंग हो रही थी। लाइटनिंग तो होगी ना, देखो थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। एटमॉस्फेयर नहीं था तो ऑक्सीजन भी नहीं थी, तो एनवायरनमेंट कैसा होगा? रिड्यूसिंग की ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीजन नहीं होती है तो रिड्यूसिंग हो जाता है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जहां जहां पर ये पार्ट गिर गए, आपने नाम सुना है उल्कापिंड का, मेटेरॉइड्स। उसी तरह से कुछ हुआ करते थे। जहां जहां पे गिरेंगे वहां पे बड़े बड़े गड्ढे बना दिए उन्होंने, डिप्रेशन बना दिए। क्या बना दिए? बड़े बड़े गड्ढे बना दिए। और धीरे धीरे, ये बाद की बात है लेकिन इसके आगे में क्या हो जाएगा कि ये जो गड्ढे बन गए थे इन्हीं में जो पहले हाइड्रोजन जो H2O वेपर थी,
है ना। गैस भी मैंने बनाई है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन भी बाद में आने लग गई थी, तो इन्होंने क्या बना दिया, पहले वाटर वेपर बना दी। अब देखो धीरे धीरे जब टेम्परेचर कूल डाउन होता है तो वो जो वाटर वेपर है वो किसकी फॉर्म में नीचे आने लग गई थी, बारिश की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में नीचे आने लग गई थी। और जब वो बारिश की फॉर्म में नीचे आ रही है तो बताओ नीचे कहाँ पे जाएगी, उन गड्ढों में भरेगी या नहीं भरेगी। और उन्हीं गड्ढों को हम बोल देते हैं प्रिमिटिव ओशियन। क्या बोल दिया जाता है, प्रिमिटिव ओशियन। आपने नाम सुना है प्रशांत महासागर, उसी टाइम का बना हुआ है। तो ये जो गड्ढे थे वो ऐसे गड्ढे नहीं है कि अपने को रोड पे देखने को मिल जाते हैं, नहीं, ये बहुत बड़े गड्ढे थे जो कि आजकल क्या बने हुए हैं, समुंदर बने हुए हैं। समझ में आया क्या। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ, 20 बिलियन ईयर्स अगो। किस थ्योरी के अकॉर्डिंग, बिग बैंग थ्योरी। क्या था, डेंस एंटिटी थी, उसमें क्या हुआ, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, जो कि कैसा था, अनइमेजिनेबल फिजिकल था। अगर आपसे पूछे कि यूनिवर्स होता क्या है, इट इज ए क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए, देख रहे हो ना भाई तुम। ये मैं थोड़ी सी नेबुला को गायब कर देता हूँ इधर से, इधर देखो भाई, देख रहे हो ना। हमें बात किसकी करनी है, यूनिवर्स की। तो यूनिवर्स होता क्या है, क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सी। और गैलेक्सीज में क्या क्या पाए जाते हैं, स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड। ये जो गैलेक्सी हैं इन्होंने क्या बना दी है, मतलब इसमें क्या मिलती है, मैनी नेबुला। क्या बनते हैं, नेबुला। उन नेबुला में से एक नेबुला सोलर नेबुला। कौन सा नेबुला, सोलर नेबुला। इसने क्या बना दिया, सोलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से मिल्की वे गैलेक्सी। कौन सी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। और इसी मिल्की वे गैलेक्सी में क्या माना जाता है, अर्थ ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ। तो ये सीक्वेंस आपको समझ में आया। मैंने आपको जैसे बताया था, हमें इस चैप्टर में पता किसके बारे में करना है, खुद के बारे में। लेकिन खुद के बारे में पता करने से पहले हमें पता करना पड़ेगा कि हम लिविंग है कि नॉन लिविंग है। आपने बताया कि सर लिविंग है, अच्छी बात है कि आपको पता है कि आप लिविंग हो। उसके बाद में आपने बताया कि हम रहते कहाँ पे, कि अर्थ पे रहते हैं। फिर अर्थ कहाँ पे है, यूनिवर्स में है। तो देखो मैंने आपको यूनिवर्स के बारे में बता दिया है और यूनिवर्स पर अर्थ कैसे बनी है वो बता दिया है। अब क्या पता करना है हमें कि इस अर्थ पर लाइफ कैसे आई है। इसकी लाइफ बनाएंगे फिर तुम्हारी लाइफ बनाएंगे, ठीक है। करो इसको नोट। तो देखो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो हुआ है 20 बिलियन ईयर्स अगो माना जाता है। कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्या था, पहले एक डेंस एंटिटी थी, उसमें क्या हुआ होगा, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ होगा। इसकी वजह से जब पहले टेम्परेचर क्या था, बहुत ज्यादा था, धीरे धीरे हौले हौले टेम्परेचर डाउन होने लगा होगा, यूनिवर्स एक्सपेंड होने लगा होगा। और यूनिवर्स में होते क्या है, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, बोले तो ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। गैलेक्सीज में क्या होते हैं, स्टार प्लस क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस। ये जो गैस है हाइड्रोजन हीलियम प्रेजेंट थी, इसके अलावा और भी थी। और ये धीरे धीरे हौले हौले अंडर द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन नीचे आने लगी और क्या बन गई, कंडेंस हो गई। और इन्होंने क्या बना लिया, सबने मिलकर के मैनी फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स बना ली। और इन्हीं फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को ही बोल दिया जाता है नेबुला। क्या ये नेबुला एक बना था कि बहुत सारे बने थे, बहुत सारे नेबुला 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 नेबुला। और इन नेबुला में से एक नेबुला ऐसा था जिसका सेंटर पार्ट वेरी वेरी हॉट था और उसको पाया गया कि वो तो क्या है, सन। और इसको फिर क्या बोल दिया गया, सोलर नेबुला बोल दिया गया। और सोलर नेबुला का सिस्टम सोलर सिस्टम। और अपनी जो अर्थ है वो कौन सी गैलेक्सी में मानी जाती है, मिल्की वे गैलेक्सी में। और इसी मिल्की वे गैलेक्सी में क्या माना जाता है कि ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ होगा। कब हुआ होगा, 4.5 बिलियन से। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ किस थ्योरी के अकॉर्डिंग माना जाता है, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग माना जाता है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग माना जाता है, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग माना जाता है। अब ध्यान से सुनिए, कभी कभार
आपके साथ में ऐसा हुआ होगा कि जब आप छत पर जाते हो नाइट के टाइम पर, तो आप जब ऊपर देखते हो खुले आसमान में, आपको सितारे दिखाई देते हैं, आपको तारे दिखाई देते हैं, सबको दिखाई देते हैं। क्या अब किसी को जो दिखाई देने का जो प्रोसेस होता है, आपको थोड़ा सा पता होगा फिजिक्स के बारे में कि जो लाइट आपकी आंखों से लाइट जाएगी, वहां से टकराएगी, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आपकी आंखों तक आएगी, तब जाकर के आपको कोई चीज दिखाई देती है, दिखाई देती है ना। तो जो आप तारे देख रहे हो, क्या वो जो तारे हैं उसकी जो लाइट आ रही है, वो आप तारों का प्रेजेंट देख रहे हो, पास्ट देख रहे हो कि फ्यूचर देख रहे हो? फ्यूचर देख लेते हो, पास्ट देखेंगे। रीजन क्या होता है, देखिए इधर समझिए, ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर देखा, लाइट गई, लाइट वापस आ गई। क्या आपको इतना इजी लग रहा है कि आपकी जो लाइट है, आंखों की जो रोशनी है, आंखों से लाइट इतनी जल्दी वहां पे चली जाएगी और इतनी जल्दी वापस आ जाती है? होता क्या है, देखिए, आप किसी एक तारे को आपने देखा, क्या देखा, एक तारे को, एक सितारे को आपने देखा, देख लिया भाई, देखो ये एक तारा, ये दूसरा तारा, ये तीसरा तारा। आप वो यहाँ पर अपनी नानी की घर के छत पर हो, यहाँ से आप देख रहे हो इसको, देख रहे हो इसको। अब जब आपने देखा और जो लाइट आई, लाइट आएगी तभी तो आपको पता लगेगा ना। तो क्या जो लाइट गई है और वो लाइट आई है, क्या वो इसी तारे की थी? क्या नहीं है। जब तक आपके पास में इसकी लाइट आएगी, ये तारा तो यहाँ से आगे बढ़ चुका है। इसका मतलब जो आपको लाइट आ रही है वो इस तारे की थी ही नहीं, वो तो किसी दूसरे तारे की थी जो पहले यहाँ पे हुआ करता था, जो वहां पे हुआ करता था। तो जब भी आप खुले आसमान में सितारों को देखते हो, तो क्या आप उनका प्रेजेंट देखते हो, क्या आप उनका फ्यूचर देखते हो, क्या आप उनका पास्ट देखते हो? इसलिए आपकी जो एनसीईआरटी है वो भी बोलती है कि जब हम खुले आसमान में सितारों की तरफ देखते हैं, तो हम उनके पास्ट में ताक झांक कर रहे हैं। वी आर पीपिंग इनटू द पास्ट। पीपिंग का मतलब होता है ताक झांक करना। बिकॉज जो लाइट आई है आपकी आंखों पर वापिस से, वो इस तारे की नहीं है, जो पहले कोई भी सितारा पहले रहा होगा उसी की लाइट है। ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, ये क्या मीटर में होती है कि किलोमीटर में होती है? ये बहुत ज्यादा होती है। और इस डिस्टेंस को बोला जाता है स्टीलर डिस्टेंस। क्या बोला जाता है? स्टीलर डिस्टेंस। तार की ये दूरी, तारों की दूरी, तार की ये दूरी क्या बोला जाता है? स्टीलर डिस्टेंस। क्या बोलेंगे भाई? स्टीलर डिस्टेंस। और इसको मेजर पता है ना, तो मीटर में करेंगे ना ही किलोमीटर में करेंगे, इसको लाइट ईयर में किया जाता है। किसमें मेजर किया जाता है स्टीलर डिस्टेंस को? लाइट ईयर्स में वो मेजर किया जाता है। तो जब भी आप खुले आसमान में सितारों की तरफ देखते हो, तो आप उन सितारों के पास्ट में ताक झांक कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वी आर पीपिंग इनटू द पास्ट। लेकिन जब आप मेरे को देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो आप मेरा पास्ट देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, प्रेजेंट देख रहे हो, प्रेजेंट देख रहे हो। तो जब हम अपने सराउंडिंग मीडियम में देखते हैं, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में देखते हैं, तो हम प्रेजेंट की बातें करेंगे। लेकिन जब हम सितारों को देखते हैं खुले आसमान में, तो हम उनके पास्ट की बातें करेंगे। क्या फ्यूचर की बातें कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, तो नहीं करेंगे। ये बातें समझ में आई आपको कि जब हम खुले आसमान में सितारों की तरफ देखते हैं, वहां से जो लाइट आती है वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, तो हम उस सितारे के पास्ट को देख रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस होती है, इसको बोला जाता है स्टीलर डिस्टेंस। क्या बोला जाता है? स्टीलर डिस्टेंस। और इसको मेजर किया जाता है लाइट ईयर्स में। किसमें मेजर किया जाता है? लाइट ईयर्स में मेजर किया जाता है। ठीक है क्या भाई? तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स माना जाता है 20 बिलियन ईयर्स अगो। ओरिजिन ऑफ अर्थ माना जाता है 4.5 बिलियन ईयर्स। समझ गए? सितारों को देखना, पास्ट को देखना, सराउंडिंग में देखना, प्रेजेंट को देखना। डिस्टेंस होती है स्टीलर डिस्टेंस, मेजर किया जाता है लाइट ईयर्स में। ये सारी बातें आपको समझ में आई क्या?
अब हम बात करते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई। भाई यूनिवर्स बना दिया है, अर्थ बना दी है, अब अर्थ पर बनाने की बारी है लाइफ को। तो तुम कहो तो बना दो लाइफ। इस लाइफ को बनाने के लिए हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी आएंगी, टोटल 5। कितनी? तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स के लिए हमारे पास में एक थ्योरी है, अर्थ के लिए हमारे पास में एक थ्योरी है, तो लाइफ में ऐसा क्या है कि 5 थ्योरी है। रीजन ये था कि जब भी अपन फर्स्ट थ्योरी देते हैं उसमें कुछ गलतियां रह जाती है, तो उसको क्या किया होगा, क्रिटिसाइज किया होगा, उसमें कुछ कमियां निकाल दूंगी। आपने ऐसा भी सुना होगा ना, जब कोई इंसान या फिर जब कुछ लोग कुछ अच्छा करने जाते हैं, अच्छा करने लग जाते हैं, तो कुछ लोग उनकी टांग खिंचाई करने लग जाते हैं, उनकी कमियां निकालने लग जाते हैं, उनकी चुगलियां करने लग जाते हैं, उनकी गलतियां ढूंढने लग जाते हैं। वैसा ही सेम केस होता है साइंटिस्ट के साथ में भी। कुछ साइंटिस्ट कुछ अच्छा कर रहे थे, हालांकि वो आपको लगेगा कि सर अच्छा तो कुछ भी नहीं था इसमें, बट किया तो था ना, उन्होंने कुछ थ्योरी तो दी थी। तो सबसे पहले जो थ्योरी आती है उसको बोला जाता है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। क्या बोला जाता है? स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में आपको एक चीज और बता देता हूँ, इस चैप्टर में जब अपन पढ़ेंगे तो हम साइंस का थोड़ा सा दर्जा ऊपर रखेंगे और जो धर्म है उनको थोड़ा सा नीचे रखेंगे। लेकिन जब मैं क्लास के बाहर जाऊंगा तो धर्म ऊपर हो जाएगा, साइंस नीचे हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको ऐसा लगेगा कि सर आप क्या बातें कर रहे हो, क्योंकि जो बुक है वो किस पे लिखी गई है, साइंस के बेसिस पे है। तो इसमें हम जो बातें करेंगे किसकी बातें करेंगे, साइंस की बातें करेंगे। लेकिन आपको पता है, मुझे पता है, धर्म इज सर्वोपरि। तो अगर हम बात करते हैं स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, तो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी का जो है, ये देखो माइथोलॉजी बेस्ड थ्योरी है। मिथ होते हैं ना कि किसी ने कुछ बोल दिया वो ऐसा होता है, और ये इसको बोला जाता है धार्मिक थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी। इसका ये था कि अलग अलग धर्मों ने अपने अपने अकॉर्डिंग लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ वो बताया था। ये बातें एनसीईआरटी में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है। जो एनसीईआरटी में वो भी बताऊंगा, जो नहीं है वो भी बताऊंगा, लेकिन समझाऊंगा जरूर। तो देखो अलग अलग धर्मों के अनुसार क्या होता है। अगर अपन बात करते हैं हिंदू धर्म की, आपने नाम सुना है? अच्छा, यूनिवर्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड बोला जाता है। बढ़िया चीज दिखाने वाला हूँ, पता ये कर लिया सबने नोट? हाँ, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अब अपने को नोट कर सकते हो। हाँ, मैंने आपसे कुछ पूछा है, यूनिवर्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? सही है क्या? अब देखो एक आपने एक नाम सुना है, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करिए इसका। ब्रह्मा प्लस अंड। अंडे जो होते हैं उनको बोला जाता है स्क्रोटम। स्क्रोटम को हिंदी में अंडकोश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंडकोश बोला जाता है। तो देखो स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल सैक। अब आपको पता होगा स्क्रोटम में 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी या फिर अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म जिन्होंने भी बताया था, उन्होंने बताया था कि जो ब्रह्मा जी के जो स्क्रोटम थे, उनके जो 2 टेस्टिस थे, उनसे एक तो बनी थी मनु और एक बनी थी श्रद्धा। मनु वाज लड़का, श्रद्धा वाज लड़की। और एक लड़का और एक लड़की जब बना दिए थे ब्रह्मा जी ने, तो इन्हीं ने पूरी की पूरी संतति का निर्माण कर दिया। कैसे बनाया? मैंने अभी क्या बोला था, जब हम क्लास के अंदर हम किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे? साइंस को। जैसे मैंने बोला, तुमने बोला कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी के जो स्क्रोटम थे उसमें 2 टेस्टिस होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आपको भी पता है। एक टेस्टिस से किसका निर्माण हुआ? मनु का। और एक टेस्टिस से किसका निर्माण हुआ? श्रद्धा का। एक लड़का और एक लड़की ने ही पूरी क्या बना दी? संतति का निर्माण कर लिया। कौन से धर्म के अनुसार? हिंदू धर्म के अनुसार। फिर अगर हम बात करते हैं, देखो सभी धर्मों में कुछ कुछ बताया था। क्रिश्चियन धर्म की अगर अपन बात करते हैं,
क्रिश्चियन धर्म के अनुसार ऐसा होता है कि वहां पे भी 2 ही लोग बनाने पड़ेंगे ना। तो उन्होंने बनाया था एवा और एडम। एडम से एप्पल, इससे तो क्या बन गया? और आपकी जो C7 होती है, C7 क्या ये बोलते हैं, जो टेल बोन होती है, उसका जो लास्ट बटी हुई थी, उससे क्या बन गई थी? एवा। एक लड़का और एक लड़की। अरे ऐसे मत देखो भाई, ये मैं धर्म की बातें कर रहा हूँ जो उन्होंने बताई है ना। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अपन क्लास के अंदर साइंस को ऊपर रखेंगे, क्लास के अंदर धर्म को ऊपर रखेंगे। तो उन्होंने बताया कि एक लड़का और एक लड़की बना दिया है, और उन्होंने क्या बना दिया? पूरी की पूरी संतति बना दी। लेकिन उन्होंने एक चीज और बताई थी कि ये जो पूरा जो संतति जो बनी है ना, पूरी की पूरी 6 दिनों में बनी है। यस, 6 डेज। उन्होंने बताया कि पहले दिन हमने ये बनाया, दूसरे दिन हमने ये बनाया, तीसरे दिन फलाना फलाना बनाया, 5वें दिन भी फलाना फलाना बना दिया, और 6वें दिन हमने क्या बना दी? लाइफ बना दी। क्या बना दी? लाइफ बना दी। और 7वें दिन हमने रेस्ट किया। क्या किया? रेस्ट किया। आजकल अपन 7वें दिन को एज ए संडे सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको पता था ये बात कि ये जो संडे जो है किसके धर्म के अनुसार बनाया जाता है? क्रिश्चियन धर्म के अनुसार। जो अपने कैलेंडर होते हैं वो भी कौन से धर्म के अनुसार बनाए गए हैं? क्रिश्चियन धर्म के अनुसार। क्योंकि 6 दिनों तक उन्होंने काम किया, 7वें दिन उन्होंने रेस्ट किया, क्योंकि बहुत काम कर लिया है, इसलिए 6 दिनों तक आपकी क्लास करती, मजाक की बात नहीं है। ठीक है, तो क्रिश्चियन धर्म के अनुसार ही संडे को एज ए रेस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। अपने जो कैलेंडर वगैरह होते हैं ना, उसमें जो भी ये छुट्टियां वगैरह होती हैं, सब कौन से धर्म के अनुसार बनाई जाती हैं? क्रिश्चियन धर्म के अनुसार। तो ये था, ठीक है। अलग अलग धर्मों ने अलग अलग बता दिया था। अब होता क्या है कि जैसे कि आपने बताया कि सर ऐसा तो कुछ हमें लग नहीं रहा कि इन्होंने कुछ सही बात बताई, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। तो इन हिसाब से अब देखो होता क्या है, जब धर्म की बात आ जाती है तो किसी को अपन गुस्सा भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला जो साइंटिस्ट है, अब देखो साइंटिस्ट है तो नाम में ही साइंस आ रहा है, तो किसको ज्यादा प्रेफर करेंगे? साइंस को। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपकी बात ठीक है, आपकी भी बात ठीक है। हमने सबकी बात को एक्यूमुलेट किया और मैं 3 लाइन बताऊंगा जिसमें आपको लगेगा कि अच्छा कुछ भी बोल रहा है भाई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या लगा था कि सर कुछ भी बोल रहे हो। तो देखो उन्होंने 3 लाइनें बताई थी। पहली लाइन तो ये बताइए कि जो भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म आज देख रहे हैं वो ऐसे के ऐसे ही बने थे। यस, जैसे नानी दादी बताती ना कि परी आई थी मेरी गोद में, तेरे को छोड़ के चली गई। तो ये किसने बताया? स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में 3 स्टेटमेंट दिए थे, 3 पोस्टुलेट दिए थे। पहला तो क्या था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आज अपन देख रहे हैं वो ऐसे के ऐसे ही बने थे। दूसरी लाइन उन्होंने बताई थी कि जो भी बायोडायवर्सिटी है आज आप देख रहे हो वो पहले भी ऐसे ही थी और आज भी ऐसे ही है और फ्यूचर भी ऐसे ही रहेगी। तुम ऐसे ही थे, ऐसे ही रहोगे। और तीसरी उन्होंने लाइन जो बताई थी कि जो ओरिजिन ऑफ जो अर्थ हुआ है वो केवल 4000 साल पहले हुआ है। जब एक बात बताओ, जब हम पूरा सिद्ध कर चुके हैं, पूरा प्रूव कर चुके हैं कि अर्थ का ओरिजिन कब हुआ है, 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ है, तो ये भाई साहब आकर के फिर क्या बोल रहे हैं कि 4000 पहले नहीं, वो तो मान ली थी ना, यूनिवर्स वाली बात तो हो गई थी कि ये ओके है। दिक्कत कहाँ पे आ गई थी? इसमें आ गई थी। तो इसको फिर क्या कर दिया गया बात कि ठीक है तुमने अच्छा ट्राई किया है, लेकिन कुछ तो क्या रह गई है? कमियां रह गई हैं। फिर आ जाती है दूसरी थ्योरी, कॉस्मिक पैनस्पर्मिया थ्योरी। कॉस्मिक पैनस्पर्मिया थ्योरी देखो जूलॉजी में, बस आपको ये जो वर्ड होते हैं ना उनका मतलब पता होना चाहिए, बहुत इजी हो जाएगा। अपन रटने पे ध्यान देते रह जाते हैं और समझ के कोई और चला जाता है, फिर बोलते हैं कि सर सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है ना। सभी लोग एनसीईआरटी से पढ़ते रह जाते हैं, कुछ लोग एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं। तो एनसीईआरटी से पढ़ना है कि एनसीईआरटी को पढ़ना है? को पढ़ना है। कुछ लोग डायग्राम को देखते रह जाते हैं, कुछ लोग डायग्राम को पढ़ जाते हैं। तो डायग्राम को देखना है कि पढ़ना है? सिलेक्शन होगा तो किसकी वजह से होगा? एनसीईआरटी की वजह से। और नहीं होगा तो किसकी वजह से होगा? एनसीईआरटी की वजह से। अब खुद को
कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे उन 25 लाख में से आप? एनसीईआरटी को पढ़ना है। एनसीईआरटी से तो 10वीं का बच्चा भी पढ़ लेता है। ठीक है, तो डॉक्टर बनने के लिए क्या जरूरी है? एनसीईआरटी को पढ़ना। कैसे पढ़ना है हम बताएंगे, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। तो हम बात कर रहे थे सेकंड थ्योरी, जो कि होती है कॉस्मिक पैरास्पर्मिया थ्योरी। अच्छा, पहली थ्योरी का नाम बताओ। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। इसको ही क्या बोला जाता है? रिलीजियस थ्योरी बोला जाता है। इसको हिंदी में बोला जाता है विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत। कि सृष्टि के जनक कौन है? ब्रह्मा जी। दूसरा है कॉस्मिक पैरास्पर्मिया थ्योरी। क्या आपने कभी नाम सुना है कॉस्मिक रेडिएशन? अब जो रेडिएशन होती है वो दूर दूर से पास में आती है कि पास से दूर दूर जाती है? पास से दूर दूर जाती है। मतलब वो रेडिएट होता है, एक होता है डाइवर्स, एक होता है कन्वर्स। कन्वर्ट होती है डाइवर्ट, तो एक जगह से अलग अलग जगह पे जाएगी। ठीक है, ये जो दूसरा वर्ड है तो कॉस्मिक का मतलब क्या हो जाता है? एज ए रेडिएशन। ठीक है, तो दूसरा वर्ड यहाँ पे देखा हुआ है पैरास्पर्मिया। पैरास्पर्मिया का मतलब होता है ऑल। स्पर्मिया का मतलब आपको पता होगा, स्पर्म होता है या फिर सीड होता है। यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? सेल होती है। ये आपको आज पता है, पहले जो हुआ करती थी। यूनिट ऑफ लाइफ स्पोर। ये जो स्पोर है ना, सीड या फिर स्पर्म। तो इन्होंने बताया, किन्होंने बताया? साइंटिस्ट ने बताया, कॉस्मिक पैरास्पर्मिया थ्योरी जिन्होंने भी दी, कि आउटर स्पेस से, किससे? आउटर स्पेस से बोले तो अंतरिक्ष से कुछ ऐसी स्पोर लाइक स्ट्रक्चर से आई होंगी। क्या आई होंगी? आई होंगी। और जहां जहां पर ये गिरती गई वहां वहां पर इन्होंने क्या बना दिया? ऐसे प्लांट्स बना दिए। क्या बना दिए? प्लांट्स बना दिए। ऐसे देखो मछलियां बना दी। क्या बना दी? मछलियां बना दी। और यही तो क्या हो गया है? जीवन आ गया है, लाइफ आ गई है। क्या आप इनकी बात से सहमत हो? भी क्या हो गई है? डिस्कार्ड हो गई है। लेकिन फिर भी ये वाली जो थ्योरी है, जो एस्ट्रोनॉम्स होते हैं ना, दार्शनिक जो होते हैं, जो भूगोल शास्त्री होते हैं, वो इसको अभी भी उनका ये फेवरेट आइडिया है, क्योंकि वो अंतरिक्ष की ही बातें करते हैं। तो वो अभी भी मानते हैं कि बात तो सही बोली है, हम इसको प्रूव करके रहेंगे। ये चीजें इसलिए फेवरेट आइडिया फॉर दी एस्ट्रोनॉमर्स। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोलता है? एनसीईआरटी बोलती है। एनसीईआरटी में लिखी हुई एक एक लाइन मेरी जबान से निकलेगी, भरोसा रखिए। तो दूसरी जो थ्योरी है वो कौन सी है? कॉस्मिक पैरास्पर्मिया थ्योरी। क्या इस बात से सहमत हो? नहीं। जब आप इतनी सी उम्र में ही सहमत नहीं हो पा रहे हो, तो जो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है वो कैसे हो जाएंगे? तो उन्होंने बोला कि बात में कोई मजा वाली बात नहीं है, कुछ और ट्राई करो। अच्छा, आपने ट्राई किया है, देखो इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? फिर आप बोलोगे कि सर जब गलत बात तो क्यों पढ़ रहे हैं? उसने एफर्ट्स तो मारे हैं ना भाई। तो क्या गलती आती है उनको तो पढ़ना पड़ेगा ना। अरे खुद की गलतियों से सीखते हैं कई बार, कुछ दूसरों की गलतियों से भी सीख लेते हैं। तो पहले वाले में कुछ गलतियां रह गई थी तो उनको इसमें रेक्टिफाई किया गया था कि भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। तो देखो इसने कुछ भी ऐसी बात नहीं करी है कि पहले से जो जैसा है वो अभी आज रहेगा और इन फ्यूचर भी ऐसा रहेगा, जो अर्थ वो 4000 साल पहले बनी है। ऐसी कुछ बातें करी किसने? लेकिन जो बातें करी वो भी सही नहीं करी है ना। तो तीसरी थ्योरी आ जाती है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। कौन सी थ्योरी है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन। आपको मतलब पता है स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसी को बोला जाता है ये बायोजेनेसिस, और इसी को बोला जाता है ऑटोजेनेसिस। आपको क्या पता करना है? बस जो लिखा हुआ है इसको ब्रेक करिए और उसका मतलब पता लगाइए। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब हो जाता है अपने आप, सेल्फ, स्वतः ही। बायोजेनेसिस का ए का मतलब एब्सेंट, बायो मतलब लाइफ या फिर नॉन लिविंग, जेनेसिस जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन।
सिस का मतलब प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम द नॉन लिविंग, या फिर बायो एब्सेंट का मतलब लाइफ एब्सेंट, और ऑटोजेनेसिस मतलब वही अपने आप ही हो जाता है। तो इन्होंने बताया कि जो लाइफ का जो ओरिजिन हुआ, अच्छा ये तो पता ना कि अपनी थ्योरी किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, पता लगे थ्योरी सारी समझ जाती है कि सर टॉपिक क्या था। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए पढ़ रहे हैं, 2 थ्योरी पढ़ चुके हैं, तीसरी थ्योरी क्या है लिखवाऊंगा सब, है ना, पहले समझिए कि तीसरी थ्योरी क्या बोलती है कि जो लाइफ की जो उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन ऑफ जो लाइफ हुआ है वो डिकेइंग और रोटिंग मटेरियल से हुआ है। डिकेइंग मतलब जो मर जाते हैं पत्ते वत्ते, है ना, और रोटिंग मतलब जो पत्ते वगैरह तो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उनसे लाइफ आई है, नॉन लिविंग से। मानते हो क्या इस बात को? पर ये पता है किसने दिया है? अभी मैं नाम भी दूंगा ना, आपको गुस्सा आ जाएगा। जूलॉजी के पापा ने। अरस्तु ने बताया कि मैं इसको क्या करूंगा, आपके लिए प्रूव करूंगा। मान के चलिए मैं कौन हूँ, अरस्तु हूँ, और जहाँ पे जो अरस्तु रहता है वहाँ आप ये गांव के लोग हो, कुछ पढ़े लिखे हो थोड़े से, तो उन्होंने बोला कि अरस्तु भाई साहब ये कुछ भी बोल रहे हो क्या आप? और उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि जो नील नदी होती है ना, नाइल रिवर, वहाँ का जो कीचड़ है उससे फिश आ गई है, क्रोकोडाइल आ गए हैं। तो उन्होंने, हाँ आई कैन, वही तो मैं बता रहा हूँ। तो इसको प्रूव करने के लिए जो वो गांव के लोग थे उनको वो ले गए कहाँ पे, नील नदी के किनारे। कब लेके गए कि सुबह के 6:30 बजे आ जाना। कब आ जाना? सुबह के 6:30 बजे आ जाना। बता दूंगा कि लाइट किससे आ रही है, गांव के लोग की। ठीक है, सुबह रेडी वेडी होके, कि नहाने का काम नहीं है क्योंकि पानी है तो उधर ही नहानी है। नदी के पास में बुलाया ना कि तुम तो चलोगे, छोड़ के ना चलो। किस टाइम? सुबह 6:30 बजे। टाइम नहीं बताया उसने, तुम ऐसे पता कर लोगे फिर जाकर के कि ऐसा कोई रहा था क्या अरस्तु उस टाइम पे, कोई है ना, टाइम नहीं बताया उन्होंने। तो उन्होंने बताया कि आप नील नदी के किनारे पे आ जाइए। अच्छा, आ गए। तो जैसे ही सनलाइट आने लगी, क्या आने लगी? सनलाइट आने लगी। उसने बोला जैसे कि एक को पकड़ लिया, देख इधर से देख मछली दिख रही है, कि जैसे इसको पकड़ लिया कि देख ये जो मछली आई है तूने बनाई है क्या? कि नहीं सर मैंने नहीं बनाई। मैंने बनाई है कि नहीं सर। कहां से आई? कि इस पानी में से आई। पानी में बताओ कोई लाइफ है कि सर नहीं है। बताओ उसमें जो कीचड़ था उसमें कोई लाइफ है कि नहीं है। तो कहां से आ गया है? नॉन लिविंग से आ गया। फिर इसको दूसरे को बुलाया कि तेरा हो गया काम, डाउट क्लियर, चला। दूसरा आया, क्रोकोडाइल दिखा दिया भाई कि आया कि तूने बनाया है क्या? कि नहीं सर। मैंने बनाया है क्या? कि नहीं सर। कहां से आया सर? कीचड़ में से आया। कीचड़ तो नॉन लिविंग है। कि हाँ सर सही बात है, एकदम जीत गए आप। तो इसने मछलियां बता दी, फ्रॉग बता दिए, कहाँ से आ रहे हैं सारे? उस नील नदी के कीचड़ से आ रहे हैं। लेकिन उसको, हाँ, तो उसने क्या कर दिया, उसको प्रूव भी कर दिया कैसा है। लेकिन ये भी बात कैसी थी? झूठी थी, क्योंकि नॉन लिविंग से लाइफ नहीं आती है। अब जो नेक्स्ट थ्योरी आएगी उसमें हम बात करेंगे कि हाँ यार ये थोड़ी सी बात सही बताई है जो, और उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था आपके फेवरेट लुईस पास्चर ने, है ना। तो वो बताएंगे कि हाँ जो 4th थ्योरी है बायोजेनेसिस की वो थ्योरी ठीक है। उसके बाद में जो मैं लास्ट थ्योरी बताऊंगा वो जो बताएगी एकदम तबाही बचाएगी कि लाइफ कैसे आई है। उससे आपको समझ में आएगा कि यस ये होता है लाइफ आने का प्रोसेस। तो जब भी आप खुले आसमान में देखते हो तो आप किसको देखते हो? तारों के पास को देखते हो। और जब अपने आसपास देखते हो तो क्या देखते हो? प्रेजेंट। तो आप सभी को प्रेजेंट में ही रहना है और डॉक्टर बन के दिखाना है।